हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे और पहला लेक्चर आपको फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी मिल गया होगा। जैसा कि पहले लेक्चर मैंने बहुत बेसिक ही पढ़ाया, मतलब जो 10th का बच्चा 11th या 12th में आ रहा है, जिसने साइंस स्ट्रीम अभी भी ली है और जो लोग बहुत पढ़ रहे हैं, मतलब उनको ये पता है कि कोर्सेज के बारे में सारी चीज़ नॉलेज है, पूरे 38 चैप्टर पता है, नीट का पेपर भी दे चुके। तो कुछ चीज़ें बेसिक है जो लैक करती रहती है, इसलिए इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता, इसलिए वो चीज़ें पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। और मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूँ भाई, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, जिसको सब कुछ आ रहा है, उसके सब दोनों का फ़ायदा हो, क्योंकि जिसको कुछ नहीं आ रहा वो कुछ सीखेगा, जिसको सब कुछ आ रहा है उसका मतलब ये ना हो कि उसका टाइम वेस्ट हो, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लगे जो उसको मिल सकता है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप सर्च कर सकते हैं, मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर @उत्सव ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जैसे इस चैप्टर को आप लोग क्या करते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, बहुत हल्के में ले लेते हैं, जैसे कि लगता है नहीं बस हो ही जाएगा तुरंत, या छोड़ भी देते हैं बहुत लोग। तो इतना हल्का चैप्टर भी नहीं है, यही गलती करते हैं हम लोग की मतलब जैसे कि छोड़ देते हैं किसी छोटे छोटे चैप्टर को। जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, कोलाइड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आता है। ये बताइए, एक क्वेश्चन अगर इससे आ रहा है या फिर एक क्वेश्चन जेनेटिक्स से आ रहा है, तो क्या ये 4 नंबर नहीं देगा, 2 नंबर देगा, वो 6 नंबर देगा, सबका वेटेज एक है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए। तो पहले इसकी बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मिनिमम एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम अभी तक 4 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन आए या ना आए, क्योंकि जो चीज़ें बेसिक होती हैं, जो बेसिक तैयारियाँ होती हैं, मतलब अपने NCERT में, और कोई चीज़ें वो लिखी तुम छोड़ कैसे सकते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड। जैसे मैं 5 मिनट आपको रिवाइज करता हूँ। पहला चैप्टर द फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में मैंने क्या क्या बताया था। जैसे मैंने बताया था साइंस, व्हाट इज साइंस। साइंस वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो और नॉलेज। जैसे हम लोग हिंदी में देखते हैं विज्ञान, विविध ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान शब्द यहाँ भी आ रहा है, और साइंटिया का जो लैटिन वर्ड था उसका भी मतलब ज्ञान ही होता है, नॉलेज, नॉलेज के हिंदी ज्ञान। तो इसलिए साइंस वर्ड पढ़ा, तो इसको मैं एक शब्द में कह सकता हूँ, साइंटिफिक या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज अ साइंस। साइंस क्या था ये बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया साइंस को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक बायोलॉजिकल एक फिजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर साइंस दैट डील्स विद लिविंग, जो लिविंग के साथ जिनमें अध्ययन होता है उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। विच डील्स विद नॉन लिविंग कम्स अंडर अ फिजिकल साइंस। लिविंग के जो आपकी बायोलॉजिकल साइंस है उसके अंदर एक सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ना है, और फिजिकल के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स, ये हो गया। अब जैसे बात करते हैं फिजिक्स की, इधर फिजिक्स के बारे में तो भाई जो चैप्टर आपका फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, और इधर मैथमेटिक्स आपका फिजिकल का निकल गया। आपका बायोलॉजिकल के अंदर बायोलॉजी था। व्हाट वाज बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज अ बायोलॉजी, या कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लिविंग एंड लिविंग फिनोमेना एंड स्टोरी ऑफ लिविंग या स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बहुत सारे डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने बताया था व्हाट वाज द फादर ऑफ साइंस। साइंस के फादर थे गैलीलियो गैलीली, एंड फादर ऑफ बायोलॉजी वाज एरिस्टोटल अरस्तु फादर। देखिए फिर इधर फादर ऑफ फिजिक्स बताया था आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर, मैथमेटिक्स के हैं आर्किमिडीज। इधर बायोलॉजिकल के अंदर बायोलॉजी के फादर माने जाते हैं एरिस्टोटल। फिर बायोलॉजी वाज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 2 पार्ट्स, दैट वाज जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी दैट डील्स विथ एनिमल्स कम्स अंडर जूलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जंतु का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। यूपी बोर्ड वालों के लिए ठीक है, थोड़ा सा क्या रहता है, बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, परेशान नहीं हुए। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सारे चीज़ आते हैं, ट्री, हर्ब, श्रब सब, तो वो क्या होती है, बॉटनी कहलाती है। बायोलॉजी के फादर पूछता है, आप लगाएंगे थियो, आप लगाएंगे एरिस्टोटल अरस्तु। फिर जूलॉजी के सेम एरिस्टोटल अरस्तु। इधर आपके बॉटनी के बदल जाते हैं, वो हैं थियोफ्रेस्टस। तो ये सारी चीज़ें पहले लेक्चर पढ़ा दिया था। फिर इसके बाद पढ़ा था कुछ बेसिक टर्म, जो फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के अंदर मेन चीज़ था। कुछ साइंटिफिक टर्म होते हैं जो पूरे आपके 38 चैप्टर में यूज होते हैं, उसका मतलब अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलता है। जैसे इंटरॉन मतलब इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक में कहीं भी लगाओ, इसका मतलब होता है स्टमक, गैस्ट्रॉन स्टमक, इंटरॉन इंटेस्टाइन, हिपर लीवर। देखिए गैस्ट्रॉन आप याद कर लिए तुरंत, गैस्ट्रिक पढ़ते हैं तो स्टमक, इंटरॉन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, हिपर मतलब लीवर, पल्मोन मतलब लंग, सेफेलॉन मतलब ब्रेन, ब्रैकिया मतलब आर्म, डोंट माने डोंट, वो वाला डू नॉट नहीं, डोंट मतलब थीकोडोंट, डाइफियोडोंट, मोनोफियोडोंट, कई सारे ये डोंट होते हैं ना, तो वो हेट्रोडोंट, वो वाला डोंट। डोंट का मतलब होता है टीथ। और उसके बाद और सारी चीज़ें बताई, कार्डिया मतलब हार्ट, और बहुत सारे जो भी टर्म्स थे मैंने सारे लिखवा दिए थे। ऑस्टियो माने बोन, मायो मतलब मसल,
बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स में बताया था, एक वर्ड बताया था आइटिस, आइटिस कहीं भी लग जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन। उसके कई लक्षण होते हैं, रूबर कॉलर, लॉस ऑफ फंक्शियोलिसा, रूबर कॉलर डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शियोलिसा। अब आपको ये वाला याद नहीं करना, इसे मैंने लपेट के बोल दिया। देखिए हिंदी में इसको कह सकते हैं आप रेडनेस आ गई, जहाँ पे सूजन है वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, लाल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी और वो फंक्शन कुछ देर के लिए लॉस हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ फंक्शियोलिसा फॉर टेम्परेरी, नॉट टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता, याद रखना। आइटिस जहाँ भी है, जैसे ब्रोंकाइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन, इसलिए ये कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। तो इसीलिए इसके लक्षण थे रोबर कॉलर डॉलर, लॉस ऑफ फंक्शियोलिसा। ये हम इसे पहचानेंगे कि भैया ये इन्फ्लेमेशन के लक्षण है, यानी वहाँ पे आइटिस है, यानी सूजन है। उसके बाद क्या पढ़ा था, इयासिस। इयासिस किसी भी वर्ड में लगा उसका मतलब होता है डिसऑर्डर। व्हाट वाज डिसऑर्डर बताया था, डिस्टर्बेंस इन ऑर्डर इज नोन एज अ डिसऑर्डर। ये बनाई हुई डिफिनीशन है, कोई किताब में नहीं मिलेगी। यानी कोई भी क्रमबद्ध तरीका चल रहा है उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है तो उसे डिसऑर्डर कहते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। इयासिस जैसे एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस, ये सारे क्या है, डिसऑर्डर है। तो ये सारे टर्म थे। फिर अब प्लांट के अंदर जाएंगे तो जैसे एसी पकड़ लेते हैं तो उसको फैमिली से डिनोट करता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, वो तो जब बॉटनी पढ़ाएंगे तो उसमें बताते रहेंगे। अभी यहाँ तक के लिए जो था, उसके बाद फिर बताया था प्रोप्रीप्राई, यहाँ कहीं भी लगा वो पहले होता है, अगर एंजाइम के पहले प्रोप्रीप्राई लगता है तो वो इनएक्टिव होता है। और मैंने बताया था दो शब्द, ब्लास्ट और साइट। ब्लास्ट का मतलब होता है इमैच्योर सेल और साइट का मतलब होता है मैच्योर सेल। इर्थ्रोब्लास्ट, इरेथ्रोसाइट। इर्थ्रोब्लास्ट का मतलब होता है कि वो सेल क्या है, अभी इमैच्योर है, यानी इमैच्योर कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश का शब्द है इमैच्योर। अब बायोलॉजी की भाषा में कैसे समझोगे, इमैच्योर है यानी वो आरबीसी है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी वो दैट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होगी। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर वो फोटोसिंथेटिक सेल है, अगर उसमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता पूरी तरह नहीं आ रही, यानी वो इमैच्योर सेल, यानी वो ब्लास्ट सेल है। ब्लास्ट और साइट में आपको पता चल गया, यानी हमेशा किताब में देखते हैं कहीं ब्लास्ट कहीं साइट लिखा रहता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। शायद एक वर्ड छूट गया था उस दिन, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, दो के किसी के बीच में, यानी इन बिटवीन। और एक होता है इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है। अब दोनों शब्द को समझिएगा, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब होता है विद इन, इन बिटवीन, जैसे दो के बीच में, जैसे ये दो मार्कर है, इसके बीच में कुछ भी रखा हुआ है, यानी खाली स्पेस वाइट दिख रहा है, तो ये क्या है, इंटर है। दो मार्कर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इंट्रा होती है। और अगर इसी लाइन में या इसी मार्कर के अंदर, जैसे मैं देखता हूँ इसके अंदर ये ब्लू लाइन या ब्लैक स्ट्रिप, कुछ भी आप एक पकड़ सकते हो, तो वो क्या है, इंट्रा है, विद इन है, उसी के अंदर है। इसलिए दो शब्द जो है ये उस दिन बताना भूल गए थे। खैर बहुत सारी चीज़ें होती जो स्लिप हो जाती है माइंड से। खैर पूरी कोशिश क्या था कवर करने की। और क्या था, बहुत और आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ से अटैच होती है, यानी अटैच पोर्शन। और डिस्टल का मतलब होता था कि फ्री एंड। जैसे पंखा है, पंखा जहाँ से सीलिंग से अटैच है वो उसका प्रॉक्सिमल एंड है, जो पंखुड़ी के सबसे नीचे वाला पार्ट है वो डिस्टल एंड है। इस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ये रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से प्रॉक्सिमल और डिस्टल लग जाता है, ठीक है। इसके बाद और क्या बताया था, हाँ बताया था इंग्लिश में कोई भी टर्म होता है जो ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश दोनों डिफरेंट होती है। ब्रिटिश इंग्लिश में कभी कभी क्या होता है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जैसे आपको यहाँ पे लिखा है कलर की स्पेलिंग COLOR, वहाँ COLOUR, और बहुत सारे फीटस FOETUS या फिर TUS, LITER, लीटर, दोनों सबका अलग अलग। तो ये इसमें घबराना नहीं आपको। फिर बायोलॉजी के 2 गोल्डन पॉइंट बताए थे, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि खूब खाइए पीजिए और बच्चा पैदा करिए। बच्चा पैदा करना और खाना पीना, मतलब ये बायोलॉजी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। पढ़े लिखेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे और कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे आप अच्छे से, उसमें बहुत घुसना नहीं है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ये था। और दूसरा पॉइंट था ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू सेव वाटर एंड एनर्जी। दुनिया का हर प्राणी चाहता है कि उसके अंदर वाटर सेव हो और एनर्जी सेव हो, यही है जीवन का सिद्धांत, बाकी तो सब मोह माया है। तो आइए हम लोग आज अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि एनसीईआरटी कहती है द लिविंग वर्ल्ड इतना खूबसूरत, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताता है। उससे पहले मैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर जाने से पहले जो महान हस्तियाँ हैं हमारे एनसीईआरटी में, जो भी यूनिट होती है उसके पहले एक साइंटिस्ट का नाम लिखा होते हैं। वो साइंटिस्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी स्टडी में, मतलब कर चुके होंगे कहीं ना कहीं। क्या होता है, उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कवर की और वो महान लोग हैं और उनको नाम मिलना चाहिए, भाई जाहिर सी बात है मिलना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी उनको इग्नोर नहीं करती, इसलिए आप भी इग्नोर नहीं करेंगे, आप उनके बारे में पढ़ेंगे। अब उनके बारे में क्या याद करना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। अभी एक बार क्वेश्चन 2017-18 में आए, बताइए मेंडल व्हाट वाज व्हेन मेंडल वाज बोर्न, यहाँ तक यही क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अब बताइए, क्वेश्चन एक बार आ गया, अब क्या होता है, मेंडल के बारे में पूछा कि कब से कब उन्होंने वर्क किया,
तो ये सारी चीज़ें पूछा जा सकता है, तो इसलिए कभी कभी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना, और कुछ पॉइंट तो ऐसे होते हैं जो आपको जानने चाहिए। तो आइए इसमें जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं, अर्नेस्ट मेयर दिए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अर्नेस्ट मेयर, मेयर साहब कब पैदा हुए कब मरे ये आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये आपके 5 जुलाई यानी जुलाई 5 1904 में पैदा हुए। कहाँ पे? कैम्पटन, जर्मनी। जर्मनी में एक जगह है कैम्पटन, वहाँ हुए। लेकिन ये भी पॉइंट आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो पैनिक नहीं होना है, आएगा नहीं, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना बैचलर डिग्री या डिग्री लिया। उसके बाद इनको बहुत सारी उपाधियाँ मिली। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। क्या? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनके कुछ ना कुछ बेसिक वर्क होंगे या इन्होंने ऐसा कुछ परफॉर्म किया हो। डार्विन ने नेचुरल फिलॉसफी दिया था, इन्होंने फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी बताया। जब आप अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो इन्होंने जू जियोग्राफी और इन्थोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया था। इसलिए इनको माना जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। द डार्विन ऑफ, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। उसके बाद इनको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने बहुत सारी फील्ड में अपना वर्क दिया है, सर्विस दिया है। कौन कौन सी थी? वो थी, आप कह सकते हैं ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, वर्ड, ये बर्ड के लिए तो लॉजी का मतलब बताया था, स्टडी होता है। उसके बाद इन्होंने जू जियोग्राफी पे काम किया था, जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, ऑर्निथोलॉजी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा 0 माइलस्टोन और उसके नाम से लेक्चर पूरा बताया था फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, जो बहुत बेसिक बताया था आपको, जिस हर स्टूडेंट को मेडिकल के पता होनी चाहिए ये बात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता दिया था। आज ये अर्नेस्ट मेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अर्नेस्ट मेयर साहब कौन है? पहली यूनिट आप एनसीईआरटी की खोलेंगे द लिविंग वर्ड, उसके में ये बने हुए हैं। यानी हर यूनिट के पहले हमें किसी एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना। उनके बारे में क्या पॉइंट आपको याद करना है, कब पैदा हुए कब मरे नहीं याद करना है, आपको ये याद करना है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी एंड ही वर्ड ऑन। अगर याद हो रहा है तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको ये चीज़, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। व्हाट हु वाज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? आंसर विल बी वन। देखो सिंगल लाइनर क्वेश्चन जब भी बनेगा तो यही पूछेगा, कौन थे? अर्नेस्ट मेयर। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन को भी प्रूव किया था। इन्होंने ही गिव द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, यानी ही डिफाइन द बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो इनके ये कार्य को भी आपको याद रखना है। तो जैसे कि हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो आपको, मैं देख रहा हूँ फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी वहाँ तक ही दिख रहा है। ठीक है, आइए मैं आपको यहाँ से रफ करता हूँ, फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको 2-3 पॉइंट याद हुए। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहते हैं? तो वो हैं आपके अर्नेस्ट मेयर। ही डिफाइन द बायोलॉजिकल स्पीसीज। अर्नेस्ट मेयर साहब डिफाइन बायोलॉजिकल स्पीसीज, बायोलॉजिकल स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने डिफाइन किया था? वो थे अर्नेस्ट मेयर। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इसलिए कहा जाता है, इनको कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको 3 मेन प्राइज इनको अवार्डेड हुए थे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। साइंस की फील्ड में यानी स्पेशली बायोलॉजी की फील्ड में इनको 3 बड़े अवार्ड मिले थे, 3 मुख्य अवार्ड मिले थे। इसकी वजह से इनको कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल ऑफ क्राउन ऑफ बायोलॉजी पूछता है तो सीधा आंसर जाएगा अर्नेस्ट मेयर। हु डिफाइन द बायोलॉजिकल स्पीसीज? आंसर जाएगा अर्नेस्ट मेयर। हु वाज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? आंसर विल गोज अर्नेस्ट मेयर। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है। और इन्होंने किस पे वर्क किया था? ऑर्निथोलॉजी, जू जियोग्राफी और इवोल्यूशन और फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पे भी वर्क किया था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। कब पैदा हुए थे? 5 जुलाई 1904 कैम्पटन, जर्मनी। 5 जुलाई तो लिखा ही नहीं, ठीक है, ये लिख लीजिए 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन, जर्मनी। ठीक है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। उसके साथ साथ क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 प्राइज मिला था। कौन कौन सा प्राइज मिला था ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। कौन कौन सा प्राइज मिला था मैं इसको रफ करता हूँ। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्यों कहते हैं? इनको 3 प्राइज मिला था और उसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं याद कराता हूँ। डेट को लेके आप चिंता नहीं करेंगे। पहला था इनका प्राइज बाल्जन प्राइज,
बाल्सन प्राइस। दूसरा था इनका इंटरनेशनल प्राइस फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइस फॉर बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इनका प्राइस था एक क्राफूड प्राइस, क्राफूड प्राइस, ठीक है। 3 प्राइज मिले थे इन्हें। अब हमें बच्चा याद करना है डेट अब मुझे भी नहीं याद है, जैसे सपोज करते हैं हमें भी नहीं याद है, सब 1900 में मिले थे, ये आप बिलीव करिए। अब इसे रट लेंगे तो कब तक याद रहेगा, हो सकता है टेस्ट पेपर तक याद रहे, नीट तक जाते जाते क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो जाए। बहुत सारे 1982 83 आसपास के क्वेश्चन दिए, 1983 मिला, 94 मिला, 99 मिला, 1983, 1994, 1999। तो अब ऐसे कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए ट्रिक है, घबराइए नहीं, मैं वो ज़बरदस्ती बस यही बताना चाह रहा था, आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपने इसको देख लिया ध्यान से, ठीक है। देखते हैं जैसे बालजन प्राइज, अब कोई चीज़ नाम में ही लिखा रहेगा तो भाई क्वेश्चन तो देगा ही, तो अब उसके बालजन प्राइज के बारे में अगर पूछ रहा है तो नाम तो लिखेगा ही बी, इसको कैसे छुपा सकता है। तो एग्जामिनर बस यही है आपका नकल करने का तरीका, बी में आपको क्या करना है, इस बी को पूरा बना देना, कैसे, ये बना देना है, बना दिए। अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ क्या लगता है 8, क्या लगता है इधर से कंप्लीट हो गई, ये ऐसे लगता है ना, ऐसे और ऐसे 8 बन गया, जाहिर सी बात है 8 दिख ही रहा होगा, ठीक है। बहुत स्टाइलिश नहीं है, इसका क्या मतलब है, दिख रहा है ना 8, तो क्या होगा, ये 8 दिख रहा है तो यहाँ सीधा आप लिखेंगे 8। उसके बाद अगर ये बी वर्ड का ये हटा लिया जाए, जैसे बी वर्ड ये बना हुआ है और बी में ये डंडा हटा दो, ठीक, 3 बन गया, बस यही है आपका, 3 लिख दो। 1983 में बालजन प्राइज मिला था, ख़त्म। अब बताओ इसमें कैसे कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, ठीक है। फिर से 8 बनाना चाहते हैं, नहीं, ठीक है, फिर से इसको बालजन बना दो, ये हो गया 1983। सर एक तो याद हो गया, अब इसका बताइए, इसके लास्ट में देखिए जी वाई लिखा हुआ है, तो जी किस तरह लग रहा है, जैसे 9 है, और ये वाई किस तरह है, जैसे 4 हो, 4 लिख रहा है, तो 1904, ये जी वाई यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना, जी वाई में आपको 1994 बताना है, यहाँ पे 1983। क्राफूड प्राइज में ये 2 दिख रहा है, जीरो दिख रहे हैं, ओ है एक्चुअली, जीरो क्यों, ठीक है, CRAFOO तो ओ है, इसको ऐसे लगता है, ऐसे खींच दीजिए, कितना बन गया 99, बस ख़त्म हो गया 1999, सारे प्राइस खत्म। जी हाँ, बी में पहले इसको 8 बनाना, फिर 3 बनाना, 1983, सबको 1900 लिख लिया। इंटरनेशनल फॉर बायोलॉजी जी वाई लिखा है तो जी 9 दिख रहा है, वो 4 दिख रहा है 1994। यहाँ क्राफूड में FOO है, इसमें एक डंडा खींचा 99 बना दिया। तो बालजन प्राइज वार्ड अवार्डेड इन 1983 एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी वॉज अवार्डेड इन 1994 एंड क्राफूड प्राइज वॉज अवार्डेड इन 1999। फिर कहता है अगली लाइन एनसीईआरटी कहती है कि ही कंप्लीटेड द एज 100 ईयर, उन्होंने वो कितने साल जिए, पूरा 100 साल जिए, यानी बहुत लकी थे, 100 साल जिए, ठीक है, 100 ईयर जिए। इसका मतलब आप अभी लिखा है तो 1904 में अगर पैदा हुए हैं और अगर 100 साल जीते हैं तो आप कह सकते हैं, जाहिर सी बात है, इन 2004 दे डाइड, उनकी डेथ कब हुई, 2004 में। यानी अगर आपको बर्थ और डेथ नहीं याद है तो कोई मतलब नहीं, कोई आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहते हैं, अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं। उसके बाद इनको 3 प्राइज मिला, इसलिए इनका नाम पड़ा है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। 3 प्राइज वॉज बालजन, इंटरनेशनल क्राफूड कप मिले, ये भी मैंने बताया 1900 के दशक में मिला, ठीक है, 19 के लास्ट में देखो 1983 99 यानी ये 2000 में कट टच कर रहे हैं, इसलिए डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, 1900 कंप्लीट यानी 20वीं शताब्दी आ गई, इसीलिए कहा गया डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ही आल्सो डिफाइन द बायोलॉजिकल स्पीसीज, और बहुत सारे फील्ड पे वर्क किया, जू जियोग्राफी और लिथोलॉजी, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। तो ये रहा अर्नेस्ट मेयर के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान, यानी पूरी एनसीईआरटी थॉरली पढ़ेंगे आप, उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जब मैंने नहीं लिखवाया होगा, ठीक है। अगर मैं छोड़ रहा हूँ कुछ जो इम्पोर्टेंट था तो आपका मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिए, पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, कैसे आपको याद करना है, ठीक है, तीनों प्राइजेस, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं आगे हम लोग। अब आते हैं मेन चैप्टर के अंदर। जो आप पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं एनसीईआरटी के बारे में और पढ़ना चाहिए, अच्छा लगता है,
ये क्या होता है, बेस होते हैं चैप्टर के, इस पे पूरी मतलब आपका आश्चर्यजनक छिपा होता है। भाई आप पहले कोई बताता है आपके बारे में, वहाँ जाने पे आपको ये मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसके बारे में आपको उत्सुकता बढ़ती, तो आप वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए चैप्टर लिखता है कि हाउ इज़ आवर अमेजिंग वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड जो है, हमारी पृथ्वी जो है, हमारा प्लैनेट जहाँ हम रह रहे हैं, वो कितना अमेजिंग है। जैसे कि मैं अगर देखता हूँ गैलोपिंग हॉर्स यानी रनिंग हॉर्स, दौड़ते हुए घोड़े, आपको मूवी वगैरह में ये सब चीज़ दिखाई जाती हैं, दौड़ते हुए घोड़े। उसके बाद दिखता है आपको, अगर समुद्र का नज़ारा दिखता है तो अटैकिंग शार्क अटैक कर रही, क्यों कर रही, उसके अंदर क्या अडेप्टेशन आए, ये अलग का मैटर है। अभी आप देखिए फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में आश्चर्यजनक भी पैदा करती है, और शार्क अटैक कर रही, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डर भी पैदा करती है। एव एंड अमेजिंगनेस, तो दोनों चीज़ें पैदा करती हैं, आपका डर और आपको कितना आश्चर्यजनक बनाती हैं ये सारी चीज़ें। तो हाउ वंडरफुल इज़ अ लिविंग वर्ल्ड, हाउ मेनी डाइवर्सिटीज़ आर देयर प्रेजेंट। देखो सोचो कितना 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं, ठीक है, जो जिनके बारे में हमें पता है डिस्कवर्ड है, यानी बहुत सारी स्पीसीज जो अनडिस्कवर्ड है। अभी इतना संख्या यानी 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज वी नो अबाउट दैट, ठीक है, डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड, ठीक है। ये आपको अभी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वहाँ आगे वाले हेडिंग पे मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए। तो कितना अमेजिंग खूबसूरत ये पृथ्वी है जहाँ पे आप रह रहे हैं। इसीलिए पेज नंबर 5 में लास्ट की 3/4 लाइन लिखता है कि बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, बायोलॉजी इज डिफाइन हाउ द लिविंग रिएक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें बताता है। तो ठीक है, हम लोग पहले पॉइंट से लिखेंगे, बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, बायोलॉजी इज अ स्टोरी, इसीलिए मैंने पहला लेक्चर लिया है सब कुछ, बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है अर्थ तक, नहीं तो प्राइज वाला तो बताया था तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लिविंग, ठीक है, ये वही बात है। इसके बाद अब मैंने बताया बायोलॉजी फादर कौन है, एरिस्टोटल, अब ये नहीं लिखना है। अब इसके बाद आपको देखते हैं ये सारी चीज़ें घटनाएं पढ़ने के बाद, वाई वी आर लिविंग, हम लोग क्यों जिंदा हैं, या व्हाट वाज द मैकेनिज्म ऑफ लिविंग, ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो गए, वो अध्यात्म में चले गए। हम लोग क्यों जिंदा है ये अलग का मैटर है, बिकॉज ऑफ वी हैविंग ए साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब आप वैज्ञानिक नहीं है, या आप वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं या साइंस के बारे में सोचते हैं, साइंस में बिलीव करते हैं, तो हम सोचेंगे व्हाट इज़ लिविंग, या क्या चीज़ है लिविंग के अंदर, क्या है जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं है, नॉन लिविंग के अंदर क्या है जो उसको नॉन लिविंग बना रही है, लिविंग के अंदर क्या है जो उसको लिविंग बना रही है। कुछ तो प्रॉपर्टी होगी या कुछ तो डिफरेंट चीज़ें होंगी जो नॉन लिविंग को नॉन लिविंग ही रहने देती हैं, लिविंग को लिविंग बनाती हैं। तो व्हाट वाज द प्रॉपर्टी बिहाइंड इट, यही चैप्टर पढ़ना है। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग, तो पहला हेडिंग है व्हाट इज़ लिविंग, हम लोग किसी के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज़ लिविंग। सब व्हाट इज़ लिविंग का क्वेश्चन अगर मन में आता है तो आप लोग कहते हैं कि सर कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो केवल लिविंग शो करता है, नॉन लिविंग नहीं शो करते, और कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हैं, इसी में भी देखेंगे कि भैया लिविंग भी करते हैं, नॉन लिविंग भी करते हैं कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक। इसीलिए अभी दो प्रॉपर्टी जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग की, पर ये कुछ नॉन लिविंग भी दिखाते हैं, या ऐसा लिविंग है जो दिखाई नहीं पाता, इसकी वजह से क्या है उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग नहीं माना जाता। तो आइए व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग, किस किस बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि लिविंग के बारे में हम लोगों को अच्छे से पता हो जाए। तो वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं आपको देखना है। आपका कैरेक्टर है पहला ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, ग्रोथ रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, देन आप देखेंगे सेलुलराइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलराइजेशन भी बोल सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और चौथा पॉइंट है आपका 1 2 3 5th पॉइंट है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ नहीं बोल सकते क्योंकि ओनली ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, अभी पढ़ाता हूँ आगे, परेशान नहीं। कॉन्शियसनेस, what is consciousness? Ability to sense the environment and respond according to that। देखिए दो चीज़ इसमें एनसीईआरटी यही लिख के, यही लाइन जो मैंने बोला कि एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड, ये कहलाता है कॉन्शियसनेस। इसमें दो बातें छुपी है साहब। देखिए कॉन्शियसनेस के अंदर आपको दो चीज़ें हैं, अगर सेंसिटिविटी है,
सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी प्लस रिस्पॉन्सिवनेस। अगर उधर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ लिखिए सेंसिटिविटी प्लस रिस्पॉन्सिवनेस इक्वल टू कॉन्शियसनेस। ये चीज़ें बहुत आपको परेशान करेंगी। सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस दोनों का मतलब बताता हूँ, परेशान नहीं होना। रिस्पॉन्सिवनेस देखिए, कहते हैं कॉन्शियसनेस, एक वर्ड बोल के चले जाते हैं आप लोग, कॉन्शियसनेस क्या होता है। तो सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस बोथ आर मेड अप ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ठीक है। सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियस आप कब हैं? जब आपको कोई आवाज़ देता है तो आप उसको सुनते हैं, यानी उसको सेंस कर रहे हैं। उसके बाद आप उसको पलट के देखते हैं, तो वो कैसा है? आपका सेंस करने के बाद उसका रिस्पॉन्स करना है, इसीलिए तो आप कॉन्शियस हैं, यानी एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट, इसी कहलाता है कॉन्शियसनेस। अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, जैसे आपको कोई बुलाता है या आपको कोई पिन चुभ होता है तो आप क्या करते हैं? पिन को महसूस करते हैं, कुछ चुभाया जा रहा है, तुरंत न्यूरॉन से आपके सिग्नल ब्रेन तक जाता है और तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। यानी आपने जो नीडल चुभोया किसी ने या गर्म चीज़ आपका टच हुआ तो वो क्या हुआ? सेंस हुआ, और आप हटाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स करते हैं। कोई आवाज़ देता है तो आप सुनते हैं, यानी सेंस करते हैं। उसके बाद उसका रिएक्ट करते हैं, इधर उधर पलट के देखते हैं, कहीं डरावनी स्थान में जा रहे हैं, आवाज़ आई, आवाज़ ऐसे आई, आप तुरंत पलट के देखें, ये क्या है? आपने सेंस किया कुछ और उसका प्रति रिस्पॉन्स किया, ये कहलाती है आपकी कॉन्शियसनेस। यही है कॉन्शियसनेस। तो सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इक्वल टू कॉन्शियसनेस, ये इतना पॉइंट आपको याद रखना। अभी मैं एक एक चीज़ों पर डिटेल पे चलूँगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग और नॉट। अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर है, आइए देखते हैं। व्हाट इज लिविंग के अंदर हमारी हेडिंग है, 5 कैरेक्टर हैं, ग्रोथ, रिडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर बताया सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इसको समझना है आपको। एंड जो लिविंग है वो सेल्फ इंटरेक्टिव है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ इवॉल्विंग है। क्या है? लिविंग, ये पॉइंट भी लिखा है, सेल्फ रेगुलेटिंग, फिर बाद में छूट जाता है इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। सेल्फ रेगुलेटिंग, अभी उसमें चले जाएंगे पॉइंट में तो अंदर ही हो जाएगा। सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, यानी अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। सेल्फ इवॉल्विंग, इंटरेक्टिव, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। भाई अगर आप जहाँ पे हैं वहाँ पे अदर स्पीसीज भी है, आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, अगला भी ऑक्सीजन यूज कर रहा है, यानी वो क्या है? कंपीट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है आपसे। ठीक है, आपकी हेल्प भी कर रहा है। यानी एनसीईआरटी लिखती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्पीट देमसेल्फ, या कन्फ्लिक्ट वर्ड यूज़ करती। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कम्पीट करना। ठीक है, कम्पीट एंड कोऑपरेट आल्सो। कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेट, 2 वर्ड लिखे हैं, कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेट। आप पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेट। आप ऐसे समझिए, आप एक रूम में हैं, दूसरा बंदा भी है, वहाँ पे कितने लोग हैं? 8 लोग। कोऑपरेट, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो सब क्या है? वो भी सांस ले रहे हैं, आप भी सांस ले रहे हैं, यानी वो क्या है? इकोलॉजिकल लेवल पे आप ऑक्सीजन के लेवल पे आप वो क्या कर रहे हैं? कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या आप उनको कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। यानी कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आप कंपटीट कर रहे हैं, कंपटीट कर रहे हैं। भाई किसके लिए कंपटीट कर रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए। इसी तरह वेरियस रिसोर्सेस हैं, उसके बारे में आप कंफ्लिक्ट एंड कोऑपरेट। भाई बहुत सब आपकी ऐसा तो है नहीं कि केवल कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, मदद भी करते हैं। भाई एक दूसरे के बिना मदद के कैसे लाइफ चलती है? ठीक है, मदद जीवन का दूसरा नाम है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेट, और आपको मदद करनी चाहिए। हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो अलग का टॉपिक है, बस थोड़ी सी बात बतानी थी, वो बता दिया। ठीक है, कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेट। तो ह्यूमन बीइंग इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग एंड इंटरेक्टिव। दे हैव आल्सो शो कन्फ्लिक्शन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, या कह सकते हैं कोऑपरेटिव। ठीक, ये रहा आपके कुछ कैरेक्टर। अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि कौन है इसमें डिफाइनिंग, कौन है नहीं। अभी मैं बता दूंगा तो ये कौन कौन से नहीं, मज़ा नहीं आएगा। आइए देखते हैं और सोचते हैं क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये पहला हेडिंग उठाते हैं, ग्रोथ। क्या है ग्रोथ? व्हाट इज ग्रोथ? कोई भी चीज़ में आपकी ग्रोथ हो सकती है। जैसे कहते हैं कंपनी की ग्रोथ हो रही है, या कंपनी की ग्रोथ रुक रही है, यानी इन द सेंस ग्रोथ कुछ भी हो सकता है। ग्रोथ जैसे पैसे का बढ़ना, ये भी एक प्रकार का ग्रोथ है। नंबर में बढ़ना, ये भी ग्रोथ है। वॉल्यूम में बढ़ना, ये भी ग्रोथ है। मास में बढ़ना, ये भी ग्रोथ है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या है ग्रोथ? व्हाट इज ग्रोथ? ठीक है, जो सिंगल सेल्ड होते हैं वो अपना नंबर बढ़ाते हैं, यानी वो ग्रोथ कर रहे हैं, और हो जाता है एक्चुअल में रिप्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ अभी देखते हैं, समझते हैं। कह सकते हैं आप ग्रोथ उसी को आप डिफाइन करेंगे, इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज। कैसा? इरिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल ना हो, यानी इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज।
परमानेंट चेंज इन नंबर ऑफ सेल, अगर लिविंग की बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल या इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन मास, कुछ भी लिख सकते हैं। इंक्रीज इन मास इज आल्सो अ ग्रोथ। तो व्हाट इज ग्रोथ? इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज इन नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन मास, सब आप क्या कह सकते हैं, ये ग्रोथ है भाई साहब। अब तो रही बात लिविंग में ग्रोथ, ठीक है, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं और ग्रोथ को हम लोग यदि मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो साहब अब इस बात को काटेंगे कैसे आप, ठीक है। ये तो रहा इनकी कहानी, ठीक है। अब लिविंग कैसे ग्रो करता है? बाई सेल डिवीजन। कैसे? बाई सेल डिवीजन। अब एनिमल भी सेल डिवीजन से ग्रोथ करता है और प्लांट भी करता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है। कैसे तरीका अलग होता है? जी बाई सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कंटिन्यूसली आपके अंदर भी होता है, लिविंग के अंदर भी होता है, लेकिन ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं होती। जैसे आप एनिमल की बात करिए, हम लोग ह्यूमन भी, ये क्या होता है, सर्टेन एज प्यूबर्टी के कुछ ईयर तक ही, प्यूबर्टी के बाद तक भी जैसे ग्रोथ होती है 20 ईयर के आसपास तक, 20, 21, 22, कुछ मैक्सिमम केसेस अलग होते हैं, मैं जनरल मानते हैं। तो ग्रोथ देखते हैं एक सर्टेन एज के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है, नहीं तो सब लोग ऐसे बढ़ने की चाह रखते हैं लंबाई की, तो बढ़ते रहें। तो क्या सेल डिवीजन रुक जाता है? नहीं, सेल डिवीजन होता रहता है। आपका जो रिप्लेस्ड टिश्यू है या एपिडर्मिस आपकी पर डे रिप्लेस होती रहती है, तो इसमें भी सेल डिवीजन चलता है। डैमेज टिश्यू जो अंदर है उसमें भी रिप्लेस्ड उसमें भी होता है। जैसे आप सेल साइकिल पढ़ते हैं तो कुछ सेल होते हैं G0 पे चले जाते हैं, जब उनको रिप्लेस या जब ऑर्डर आता है तो वो फिर G1, G2, G3 ऐसे पूरा फिर साइकिल चालू कर देते हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस, यानी सेल डिवीजन में माइटोसिस से ग्रोथ होती रहती है कंटिन्यूसली। लेकिन प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो, और उनमें सेल डिवीजन भी होता रहता है और ग्रोथ भी होती रहती है, इसलिए प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो, या उनमें कह सकते हैं आपकी ग्रोथ इज थ्रू आउट लाइफ इन सेल डिवीजन बाय माइटोसिस। ये पढ़ना है आपको एक पॉइंट, माइटोसिस से सेल ग्रोथ होती है, ठीक है। आपकी जो हाइट है, आपका मास है, ये सब माइटोसिस से बढ़ा है। लेकिन आपकी ग्रोथ जो है एनिमल में ग्रोथ कैसी होती है, सर्टेन एज तक। एनिमल में सर्टेन एज तक होती, कैसी, सर्टेन एज, ठीक है, सर्टेन एज। अब देखिए लिविंग की बात हो रही तो प्लांट की बात कैसे नहीं करेंगे आप? क्या ओनली एनिमल आर लिविंग, माइक्रोब्स आर नॉट लिविंग, बैक्टीरिया इज नॉट अ लिविंग, फंजाई इज नॉट अ लिविंग, सब लिविंग है भैया। तो कैसे होते हैं? आप कहेंगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये सवाल था, ठीक है। उसके बाद एनिमल जो है सर्टेन एज तक ही करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हाइट रुक जाती है, ये क्यों हाइट रुक जाती है? कभी आपने कारण सोचा? आइए सोचते हैं। देखिए जो आपकी बोन होती है, लॉन्ग बोन्स होती है, जिनमें से मेनली ग्रोथ को अफेक्ट करती है, ये बोन क्या हो जाती हैं, इसमें 2 एंड पाया जाता है आपके बोन में। ये मान लेते हैं कोई बोन है, ठीक है, ये बोन है, इसमें क्या है, कैल्शियम है। भाई बोन में कैल्शियम नहीं होगा, कैसी बातें करते हैं आप, ठीक है। बहुत सारे कैल्शियम हैं, कॉन्ड्राइटिन साल्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये जो सिरा होता है, एंड होता है, इसे ईपीफिशियल प्लेट बोलते हैं। क्या? ईपीफिशियल प्लेट। 2017-18 में क्वेश्चन भी आया था, वाई हाइट डज नॉट ग्रो कंटिन्यूसली इन एनिमल ड्यू टू ब्लॉकेज या ओसिफिकेशन ऑफ ईपीफिशियल प्लेट, यही आंसर था। तो ईपीफिशियल प्लेट होता क्या है, आज जानिए। ईपीफिशियल प्लेट होती है एंड में। ईपीफिशियल प्लेट जब तक ओसिफाइड नहीं हुई तब तक ग्रो करेंगी, ये भी ईपीफिशियल प्लेट ही है। यानी ईपीफिशियल प्लेट का ओसिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओसिफिकेशन। बताया था, ओस्टिया मतलब बोन, यानी ओसिफिकेशन, इसीलिए वर्ड आया ओसिफिकेशन। यानी कैल्शियम का डिपोजिशन कंटिन्यूसली कंप्लीटली हो जाता है और बोन ओसिफाइड हो जाती है। उसके बाद इनका ईपीफिशियल प्लेट ब्लॉक हो जाता है, यानी ब्लॉकेज ऑफ ईपीफिशियल प्लेट, ओसिफिकेशन ऑफ ईपीफिशियल प्लेट स्टॉप योर ग्रोथ इन दी बोन। अगर बोन नहीं बढ़ी तो फिर कैसे ग्रोथ होगी? यह मसल में तो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ मानी नहीं जाती। हाइट में आपकी कौन रोल करता है? ईपीफिशियल प्लेट बोन के अंदर जो होती है ये ग्रो कराती है। ये रहा आपका थोड़ी सी जानकारी, किसके लिए, जो आपके लिए एनफ है इस चैप्टर में, ग्रोथ के लिए एनिमल में। अब आइए देखते हैं, प्लांट भी माइटोसिस करके ग्रोथ करते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट भी माइटोसिस करके ग्रोथ करते हैं, उनमें कंटिन्यूसली होती है। प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो थ्रू आउट लाइफ, उनमें डिफ्यूज टाइप की होती है, ठीक है। परमानेंट, डिफ्यूज, कंटिन्यूसली ग्रो, कई सारे वर्ड आपको यूज में मिलेंगे प्लांट के बारे में। इन प्लांट्स थोड़ा सा देखते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स
प्लांट्स में क्या होता है एक्चुअली, इसमें होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरी मतलब डिवीजन, स्टेमेटिक सेल, मेरी का मतलब जहाँ भी वो डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल, इनमें डिवीजन होता है। इनमें डिवीजन हुआ यानी उनकी पूरी बॉडी में मेरिस्टेमेटिक सेल होती है और प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। क्या होते हैं मेरिस्टम, आइए देखते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं ये आपका क्या है, मेरिस्टम के लास्ट के सेल हैं ऊपर के, मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, सूट मेरिस्टम, प्लांट मेरिस्टम, ये ऊपर के क्या है, ये सब है मेरिस्टम। इससे बनाएगा प्लीम्यूल, इससे बनेगा सूट, इसमें से बनाएगा रेडिकल, इससे बनेगा रूट, यानी सूट रूट और पूरा कंटिन्यूसली मेरिस्टम सेल डिवाइड होता रहता है। एंड प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो, प्लांट ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ। देखते हैं बरगद का पेड़ आपने छोटा देखा होगा, या आप उस समय नहीं भी रहे, आपके दादा के टाइम में आम का पेड़, पीपल का पेड़ आपके सामने दिखता होगा, छोटा रहता है फिर बड़ा हो जाता है, यानी वो कब तक कितने साल का है फिर भी ग्रो कर रहा है, यानी कंटिन्यूसली प्लांट ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ। जबकि एनिमल में ऐसा नहीं है, एनिमल एक सर्टेन एज तक ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये रहा एनिमल और प्लांट के बारे में छोटी सी जानकारी। ग्रोथ, व्हाट वाज ग्रोथ, ग्रोथ इन नंबर, ग्रोथ इन वॉल्यूम ऑफ सेल, ग्रोथ इन मास, ये सब क्या है, ग्रोथ है। इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज होना चाहिए ग्रोथ, ठीक है। अब इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज क्यों कहा, देखिए अब ये रहा बात लिविंग की, तो सर लिविंग को क्यों नहीं मान लेते फिर आप, ग्रोथ तो लिविंग सभी दिखाते हैं, तो क्यों आप इसे नहीं मान लेते कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है प्लांट एनिमल की, प्लांट की या आप लिविंग की, तो इसलिए नहीं करते। देखिए कुछ सैंड, बोल्डर, माउंटेन्स, जिसके बारे में आप पढ़ा है, माउंटेन्स, एनसीईआरटी लिखती है कि माउंटेन्स आपके सैंड माउंट्स, सैंड माउंट मतलब सैंड, बालू का टीला, सैंड माउंट्स एंड बोल्डर्स, दे डू आल्सो ग्रो, दे डू ग्रो, या ये भी ग्रो करते, कैसे, बोल्डर्स, ठीक है, माउंटेन्स, सैंड माउंट्स, बोल्डर आल्सो ग्रो। लेकिन इनमें ग्रोथ कैसी होती पता है आपको, दे सिंपली ग्रो बाय एक्यूमुलेशन, दे ग्रो सिंपली बाय एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल, इनके सरफेस पे मटेरियल चढ़ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, उनसे इनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। और ये ग्रोथ कैसी होती है, एक्सटर्नली होती है। पहले बात समझिए, जैसे कोई ये समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है, आपने बहुत बार लैंडस्केप बनाया होगा, अगर आप सीबीएसई से रहे हो तो लैंडस्केप कई बार बनाए हो, तो ऐसे कई सारे पहाड़ियाँ बनाई हैं, फिर ऐसे पहाड़ बनाया, फिर वहाँ पे एक ऐसे सूरज दिखाया होगा, रेड कलर से दिखाते हैं। तो मेरा कुल कहने का मतलब है सिर्फ पहाड़ पे ध्यान देना है आपको, किस पे, माउंटेन्स पे, ठीक है। ये आपने बनाया होगा लैंडस्केप, ये तो पर्वत होता है। अब पर्वत क्या होता है, कंटिन्यूसली इसका जो है स्लोप जो है स्टीपर होता रहता है, बढ़ता रहता है। अब क्या है, इसमें बाहर से हवा आई और कुछ एक्यूमुलेशन सैंड का या आप कह सकते हैं सॉइल का, इसमें एक्यूमुलेशन होता गया और ये पहाड़ की ग्रोथ होती रही। अब क्या है, मान लीजिए सैंड, ये तो भाई माउंटेन है तो इसमें आसानी से हवा लेके आई तो उड़ने नहीं देगा, मतलब कंप्लीट हो गया, तो कैसे होगा, कंप्लीट क्या होता ही रहता है हमेशा। अब मान लीजिए सैंड माउल्ड है, सैंड तो आपकी उड़ती रहती है, मान लो बहुत तेज़ी से सैंड है, यहाँ पे इकट्ठा है सैंड ऐसे ऐसे, अब बहुत तेज़ी से हवा आई तो ये उड़ सकती है ना, तो ये परमानेंट कहाँ है, और फिर रिवर्सिबल कहाँ, ये तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल कहाँ, मैंने लिखा था ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज। तो लिविंग में भाई परमानेंट ही नहीं हो रही, ये तो उड़ सकती है हवा के द्वारा या एनी नेचुरल एजेंसीज के द्वारा, तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। इसमें क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं भाई, नॉन लिविंग आल्सो शो ग्रोथ, मैंने बताया एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम सरफेस। अब आप लिविंग है, आप पे चलिए ट्राई करते हैं। मान लीजिए आप गिर गए नाले में आप एकदम 10 किलो लपेट के निकले बाहर, पानी में पूरा एकदम सब लगा हुआ है एकदम तेज़ी से, ठीक है, तो आपका वजन जहाँ 30 था आप 40 हो गए, यहाँ 40 था वो 50 हो गया, तो आप तो कहेंगे कि इंक्रीज इन मास भी बताए थे कि ग्रोथ होती है, तो भैया वो ग्रोथ कैसी, आपको नहला दिया जाएगा फिर वो 10 किलो ख़त्म, तो आप 30 के, तो इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज ग्रोथ कहलाता है वो।
लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होती है, जाहिर सी बात है लिविंग में ग्रोथ इंटरनली होती है। तो कुछ हद तक यानी 99% आप अगर कह सकते हैं कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड या इंटरनल ग्रोथ या इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो भी वर्ड लिखा हो, इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड कैन बी कंसीडर्ड, नॉट परमानेंटली, कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। लेकिन नॉन लिविंग ग्रोथ एक्सटर्नली होती है, एक्सटेंसिक होती है, आउटसाइड सरफेस के, ठीक है, इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। मैं डिटेल में जाने से बच रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो बताने लायक है, लेकिन आपकी कोई मतलब की नहीं। एनसीईआरटी में अगर आपने इतना लिखा है और मेरा जितना मैंने बताया उतना समझ लिया, प्लांट में कैसे ग्रोथ होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल, एनिमल में कैसे होती है, एनिमल में ग्रोथ कैसे रुक जाती है, एपीफाइसियल प्लेट आपकी ब्लॉक होने लगती है इसलिए आपकी हाइट रुकने लगती है, मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट में कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं इसलिए उसमें ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है। आपका एनिमल ग्रोथ सर्टेन एज तक ही शो कर सकता है, ग्रोथ कैसे होती है आपकी, इसमें भी माइटोसिस होती है, बाई सेल डिवीजन ही आपका ग्रोथ होता है। जो आप अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, जैसे ये क्या है, ये अमीबा है, ये अमीबा 2 अमीबा बनाता है, कैसा 2 अमीबा। अब ये क्या हो रहा है, ये ग्रोथ ही है, तो अब इंक्रीज इन नंबर, अब ये नंबर में इंक्रीज इन नंबर, ये भी ग्रोथ है, ये एक्चुअली क्या है, ग्रोथ करने चले थे तो हो जाता है इनका क्या, रिप्रोडक्शन, या रिप्रोडक्शन होता है, हो जाती ग्रोथ, ठीक है। तो ये रहा इंक्रीज। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ग्रोथ इंक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है। और कहते हैं एनिमल एंड प्लांट्स में, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस, अलग अलग है लेकिन इनमें एक ही जैसे माना जाता है। इनमें क्या हुआ, रिप्रोड्यूस हुए तभी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ हुई यानी ये मान ली कि नंबर बढ़ रहा है यानी प्रोजनी बढ़ रही, तो रिप्रोडक्शन भी कह देते हैं, ग्रोथ भी कह देते हैं, इसलिए क्या नहीं माना जाता। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो आप एक बात लिख ली कंक्लूजन में, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को जानने से पहले ये बताइए, रिप्रोडक्शन तो पूरे चैप्टर में ही है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अब इसके 12th वाले में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पूरा चैप्टर ही रिप्रोडक्शन में। तो इसमें डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं बताना, जो यहाँ पे लिखा है वो बताना है। आइए दूसरी प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन, इसके बारे में सोचते क्या ये डिफाइनिंग है कि नहीं है, आइए देखते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, यही सब बताते हैं, ठीक है, लिखा भी रहता है, चलिए ठीक है मान लिया। फील कैसे होगा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है, ठीक है, हिंदी में प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन जनन इन ऑर्गेनिज्म, पढ़ते हैं आप पूरा चैप्टर 12th का पहला यही है, प्राणियों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसका हिंदी मीनिंग बताया, ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं, आइए आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब सब आप बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें 1 से 2 बनते, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे बनता चला जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं इसमें क्या हो रही, ग्रोथ हो रही, अब उसमें ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन डिफाइन करते हैं, रिप्रोडक्शन कोई ग्रोथ, तो कैसी इंक्लूसिव प्रोसेस है, तो बस ये समझना है कि यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ इंक्लूसिव प्रोसेस, दोनों एक ही जैसी हैं। लेकिन एनिमल में, हायर एनिमल में ऐसा नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी 2 प्रकार के होता है। देखिए, एक एसेक्सुअल अलैंगिक, एंड इसको हिंदी में कहते हैं एसेक्सुअल को अलैंगिक, अनसेक्सुअल लैंगिक, 2 प्रकार के प्रजनन, अलैंगिक लैंगिक। एसेक्सुअल सेक्सुअल, एसेक्सुअल वाला क्या होता है, एसेक्सुअल बहुत होता है, जैसे प्रोटोनिमा, फ्रेगमेंटेशन इन द लिवर वर्ड, फ्रेगमेंट, देखिए फ्रेगमेंटेशन आप कह सकते हैं प्लेनेरिया, प्रोटोनिमा का, ये सारे इसमें सब क्या है, एसेक्सुअल, मतलब जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर प्लांट में एसेक्सुअली रिड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, लेकिन हायर एनिमल की यहाँ बात हो रही है, वहाँ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्यूजन ऑफ गैमिट, 2 डिफरेंट गैमिट, मेल एंड गैमिट एंड फीमेल गैमिट, जब फ्यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं कि वो सिंगैमी हो गई, यानी फर्टिलाइजेशन हो गई। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनिसिस, यानी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये इवेंट पढ़ते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें नहीं जाना। तो वी कैन से दैट इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, लिख लो, प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वन, बच्चे पैदा करता है, यंग वन ऑफ स्प्रिंग, यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ। अच्छा ये बताइए, सिमिलर टू इटसेल्फ बोल दिया, क्यों सिमिलर इटसेल्फ? भाई चेहरा शक्ल तो पूरा कम्प्लीटली मिलता नहीं, थोड़ा बहुत मिलता। कहने का मतलब है कि
सिमिलर टू से मतलब उसके भी बच्चे के भी 2 हाथ होते हैं, 2 कान होते हैं भाई, 2 हाथ पैर होता है, मतलब वैसे ही दिखता है ना मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, ये रहा सिमिलर टू सब, ये रहा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया सेक्सुअल सेक्सुअल वो सारी चीज़ें बता दी जो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये जानना है ये रिप्रोडक्शन जो है क्या है, डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। तो साहब एक बात तो कन्फर्म है, अगर नॉन लिविंग की बात आती है, बात जैसे उसमें ग्रोथ तो नॉन लिविंग दिखा रहे थे, लेकिन ये नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती है। क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ कह रहे हैं, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होती है। फिर बताइए कि रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं माना जाता है डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि भैया कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं लिविंग, तो क्या आप उनको नॉन लिविंग रख देंगे? आपका आंसर होगा नहीं, आप नॉन लिविंग नहीं रख सकते उन्हें। जैसे 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 म्यूल क्या होता है, हिंदी में से खच्चर कहते हैं। क्या होता है म्यूल, किससे क्रॉस होके बनता है? डंकी, मेल डंकी व्हेन ब्रीड या क्रॉस विथ फीमेल हॉर्स, तो उससे जो बनता है उसे कहते हैं म्यूल। ये रहा म्यूल। ये कैसा होता है? स्टेराइल होता है। क्या होता है? स्टेराइल, बांझ, मतलब बच्चे पैदा करने की इसमें एबिलिटी नहीं होती है, स्टेराइल। तो म्यूल बच्चे नहीं पैदा कर सकता। वर्कर हनी बी सर वर्कर हनी बी क्यों बोल रहे हैं? हनी बी बोल दीजिए। नहीं, हनी बी जो है ये सोशल इंसेक्ट के अंदर आता है। सोशल इंसेक्ट का मतलब इनका भी पूरा परिवार होता है। जैसे हम लोगों के पहले के टाइम में तो नौकर रानियाँ और जो मंत्री होते थे वो सब बहुत होते थे, राजा महाराजा। आज के डेट में अगर आप देखें तो भैया जो जिसका काम है उसी के आधार पर बांट दिया गया, भैया ये करते हैं, ये मैनेजर साहब हैं, ये फला साहब है, ये डीएम साहब है, तो उनका सबका अलग अलग कार्य है। तो इनका जो हाइव्स होता है, छत्ता होता है, बी हाइव्स या चाहे बी, तो हनी बी का जो हाइव्स होता है उसमें 3 प्रकार की प्रजातियाँ मुख्यतः देखी जाती हैं। कौन कौन सी हनी बी में? एक देखा जाता है आप क्वीन होती है, रानी मक्खी जिसे कहते हैं, QEEN क्वीन। एक होते हैं ड्रोन क्या होता है? ये मेल होता है जो एक बार मीटिंग करता है क्वीन हनी बी से और फिर इसकी डेथ हो जाती है। ड्रोन मेल होता है, ठीक है, मेल, हैप्लॉइड मेल। ये भी फर्टाइल होता है, ये भी फर्टाइल होती है। लेकिन तीसरा प्रयास होते हैं वर्कर हनी बी, जो फूलों को लाते हैं शहद बनाने के लिए, वो वर्कर हनी बी होते हैं। वर्कर हनी बी स्टेराइल होते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस। तो भैया वर्कर हनी बी, म्यूल, उसके बाद स्टेराइल ह्यूमन कपल। अब बताइए ह्यूमन कपल जिनकी शादी होगी, युगल जोड़ा, जिनकी शादी हुई 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कई साल और साल, उनमें बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो क्या आप उनको नॉन लिविंग मान लोगे? भैया वो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हैं। भाई रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। जब तक आप प्रोजेनी बना नहीं रहे तो अब तो रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा तो क्या इसको आप लिविंग से हटा के नॉन लिविंग कर देंगे? तो आपका आंसर होगा नो। इसीलिए भैया रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता। क्यों? अच्छा, कैसे कह सकते हैं कि ये जो स्टेराइल ह्यूमन कपल है इनकी डेफिनेशन कैसे बताई जाए कि कौन स्टेराइल है कौन नॉन स्टेराइल है? ह्यूमन कपल एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने जिस दिन पहले दिन फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी लिया था उसी दिन बताया था कि मैं कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो प्लांट को एनिमल से रिलेट कराऊंगा, एनिमल को प्लांट से कराऊंगा। अगर ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे चैप्टर दिखाया जा सकती है। इकोलॉजी में देखिए ये लाइन वहाँ लिखी है, तो आपको दोनों एनसीईआरटी रिलेट करना है, इसीलिए पहला लेक्चर पढ़ा है। तो अब जैसे अब यहाँ पर लिखा स्टेराइल ह्यूमन कपल, किसे स्टेराइल कहेंगे? तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाइए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिटवीन द कपल अप टू 3 ईयर, 3 साल तक अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है, या आप कह सकते हैं मेटिंग की जाती है, अनप्रोटेक्टेड मीटिंग फॉर 3 ईयर, 3 साल तक लगातार, और फिर भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, दे कांट बी रिप्रोड्यूस, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, वो कहलाते हैं स्टेराइल। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। आइए सर चलते हैं, नॉन लिविंग नहीं दर्शाते भाई, जाहिर सी बात है नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं, तो भी इसको प्रॉपर्टी रख देते नहीं, क्यों नहीं रख सकते भाई? उसका वजह है कि लिविंग भी नहीं शो करते हैं। कौन लिविंग नहीं? आपका म्यूल, आपका वर्कर हनी बी, स्टेराइल ह्यूमन कपल, ये क्या करते हैं? ये लोग नहीं शो करते हैं, तो अब इनको नॉन लिविंग तो नहीं रख देंगे। इसलिए कहा जाता है, एनसीईआरटी लिखती है कि जाहिर सी बात है हम ये बिल्कुल बता रहे हैं कि नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग भी तो है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इस बात को खारिज किया गया। एंड इट आल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो 2 पॉइंट आपके तो निकल गए नॉन डिफाइनिंग में, ये भाई डिफाइनिंग है ही नहीं। अब आइए आप अगला देखिए, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? देखिए आपका शरीर
हजारों केमिकल से मिलके बना है, ठीक है। चाहे वो अगर छोटा जानवर जैसे कि छोटा जंतु, छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया की बात कर लीजिए, फंजाई की बात कर लीजिए, एनिमल की बात कर लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं किसके बने हैं, आपके ये बने हुए हैं केमिकल्स के। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? कहते हैं साहब हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल का बना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल। ये छोटी सी बात आप याद किए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको समझ में भी आ रही भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल का बना है, बहुत सारे एंजाइम अंदर चल रहे हैं, आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर रही है, बहुत सारे ब्रेन में सीएसएफ है, बहुत सारे केमिकल जो एक साथ वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली अपनी बॉडी में, सबका एक एक फिक्स पैटर्न है, सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं और हमें लिविंग बनाए हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल, मेड ऑफ केमिकल, मेड अप ऑफ या मेड ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसका मतलब क्या, एनिमल में बड़ा ही नहीं, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया हो छोटे से लेके बड़ा तक लिविंग है, तो फ्रॉम यूकैरियोट, फ्रॉम प्रोकैरियोट टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, सब क्या होते हैं, केमिकल के बने होते हैं। तो होता क्या है मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी साइमल्टेनियसली, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज अ मेटाबॉलिज्म। कहते हैं कि सभी रिएक्शन मिला के, हजारों रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर से, लगभग 5000 से थोड़ा ज़्यादा, नियर अबाउट 5000 केमिकल रिएक्शन आपकी एक साथ चलती हैं आपकी बॉडी के अंदर साइमल्टेनियसली, बट एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। तो एनसीईआरटी अपनी कहानी लिख के निकल देती है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। अरे यार, पहले तो हमें ये समझना है कि बॉडी केमिकल की बनी है और केमिकल बना है तो उसमें कुछ यूज होगा, कुछ ना कुछ यूज होगा, तो चल ही रहा। इसीलिए कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी, अकरिंग इनसाइड बॉडी साइमल्टेनियसली, कैसे, एक साथ, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी साइमल्टेनियसली। अब थोड़ा क्या है, जैसे हम लोग जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ हिंदी का भी यूज होता है, क्योंकि कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के होते हैं तो कहते हैं सर पूरी इंग्लिश नहीं समझ में आती। सर ऑफलाइन सेंटर में हमारे पूरा मैं दोनों पढ़ाता हूँ, बाईलिंगुअल से। यहाँ बाईलिंगुअल का मतलब 70% इंग्लिश 30% हिंदी, और वहाँ 70% कभी कभी हिंदी यूज करना पड़ता, 30% हिंदी, मतलब दोनों बोर्ड के होते हैं। सुबह के टाइम में तो प्योर नीट के बच्चे होते हैं तो वो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, और ऑनलाइन में स्पेशली आपसे जो बताने वाला हूँ कि थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होती, क्योंकि यहाँ बच्चों का रिएक्शन दिखता नहीं कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ऑफलाइन में तो पता चल जाता भाई, सामने वाले की मुंह बना लिया, कोई ऐसे देख रहा है, किसी वैसे दाग रहा है, तो थोड़ा स्पीड अपने आप कंट्रोल रहती, वहाँ समझ में आता है, पता बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछते भी रहते हैं, तो वहाँ थोड़ा स्पीड होती है। लेकिन वहाँ कोर्स का भी थोड़ा कम रहता है। अब इसमें क्या होता है, जितना पहले से अगर बना के आएंगे यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है तो वहाँ तक हो जाता है कवर, थोड़ा स्पीड भी रहती है, इसलिए माइंड मत करना, आपको जैसे कंफर्ट हो वैसे पढ़ लेना, क्योंकि यूट्यूब में हर तरह की स्पीड, अगर आपको स्पीड कम है तो बढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो घटा सकते हैं, बस भाई। तो ये रहा आपका मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हजारों रिएक्शन एक साथ चलती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने हों, छोटे हों या बड़े। ये रहा छोटी सी बात। अब आइए देखते हैं होता क्या है मेटाबॉलिज्म। ये दो प्रोसेस से मिलके बना है, कैटाबॉलिज्म जिसमें चीज़ों का सिंथेसिस होता है, इसमें सिंथेसिस ऑफ सबस्ट्रेट कैटाबॉलिज्म कहलाता है। बन रहा है तो कहीं ना कहीं टूटेगा, एनाबॉलिज्म। एनसीईआरटी लिखता है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए टू बी का मतलब एक से दूसरे में, से ए प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट है, तो ये कहीं बी में बनेगा, बी है सी में बन सकता है, ए में बन सकता है, जैसे बॉडी की नीड है, जैसे बॉडी की नीड है उसका इंटर कन्वर्जन होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट या सब्सटेंसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इज नोन एज एनाबॉलिज्म। आपके बॉडी के अंदर अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी मस्कुलर होगी, यानी आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर वॉल्यूम, ठीक है, हाइट में नहीं, हाइट की बात नहीं कर रहा, ग्रोथ, बॉडी के अंदर आप मोटे हो जाएंगे। अगर कैटाबॉलिज्म ज़्यादा तो आप दुबले हो जाएंगे मेरे जैसे, क्योंकि उसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा ज़्यादा, ठीक है। ये हुआ, दो प्रोसेस आती है, मेटाबॉलिज्म इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, या कह सकते हैं एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, चीज़ें काटा वर्ड लिखा है, कटा यानी
टूटा ब्रेक डाउन। दूसरी बात, एक ब्रेक डाउन दूसरा सिंथेसिस होगा, याद कर ली, इंटर कन्वर्जन भी देख लिए। अब अभी तक तो हम कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। आइए और भी प्रमाण तथ्य देते हैं। जैसे साहब कहते हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अभी तक मना ली कि नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी भी है, मतलब नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं, कहीं ना कहीं लिविंग नॉन लिविंग के बीच में कन्फ्लिक्शन है और उसे नॉन डिफाइनिंग रखते हैं। तो अब आइए देखते हैं, एक कहते हैं टेस्ट ट्यूब लीजिए, आइसोलेटेड टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसके अंदर आप क्या करवाइए, केमिकल रिएक्शन करवाइए लिविंग की, लिविंग आइसोलेटेड रिएक्शन करें, यानी बॉडी के अंदर से कुछ बाहर निकालिए किसी के भी थ्रू, वो नहीं बता रहे हैं, यानी आपका मैटर, उसके अंदर लिविंग रिएक्शन कराइए। ये कैसी है, लिविंग रिएक्शन है, तो इन विट्रो लिविंग रिएक्शन। तो मैं कहूँगा दिस इज़ नॉट अ लिविंग, नॉट कम्प्लीटली लिविंग, नॉट कम्प्लीटली नॉन लिविंग। ना ही ये लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, क्योंकि इसमें रिएक्शन जो हो रही है वो लिविंग है, और ये टेस्ट ट्यूब क्या है, सी है नॉन लिविंग है, तो ये नाइदर इट इज़ लिविंग नॉट नॉन लिविंग। तो अब कहेंगे क्या इसे, एक्चुअली इसे क्या कहेंगे आप, ना ये लिविंग है नॉन लिविंग है, तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ऑब्वियसली लिविंग बट अ नॉन लिविंग थिंग। क्या, दिस रिएक्शन इज अ लिविंग, रिएक्शन इज लिविंग, दिस केमिकल रिएक्शन इज लिविंग, लिविंग केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन कैसे लिविंग, बट इट इज़ नॉट लिविंग थिंग, बट इट इज़ नॉट लिविंग थिंग। ठीक है, ये इंक, बट इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन रिएक्शन जरूर है लिविंग। तो इसलिए कहता है व्हेन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन विट्रो, विट्रियस का मतलब होता है कांच, जब आप कोई चीज़ लैब में करते हैं, कांच में करते हैं, प्याली में करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो कहलाता है इन विट्रो। जब आप सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, लिविंग के अंदर होता है तो उसे कहते हैं इन वाइवो। दो शब्द पढ़ते हैं, इन विट्रो इन वाइवो, इन वाइवो लिविंग के अंदर, इन विट्रो मतलब होता है विट्रियस माने कांच, वहाँ से शब्द आया आपका जो प्रैक्टिकल लैब में या लैब में आप करते हैं, कांच में करते हैं, टेस्ट ट्यूब में करते हैं, टेस्ट ट्यूब इज आल्सो मेड अप ऑफ ग्लास, कांच का बना होता है, इसलिए कहा लिविंग रिएक्शन इसके अंदर कराते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है आइसोलेटेड लिविंग है, तो ये रिएक्शन लिविंग है, लेकिन ये लिविंग थिंग नहीं है। तो वी कैन से दैट मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग विदाउट एक्सेप्शन। याद रखना, मेटाबॉलिज्म में कोई छेड़खानी नहीं है, कोई भी आप नॉन लिविंग बताइए जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होती। पहली बात तो नॉन लिविंग केमिकल का बना है, केमिकल का बनने का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन एक साथ चलनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में चलनी चाहिए और कुछ ना कुछ फंक्शन को परफॉर्म कर रही हो, इसलिए कहा जाता है मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। अभी तक हमने देखा ग्रोथ नहीं था, रिडक्शन नहीं था, मेटाबॉलिज्म पहला है जो मिला आपको, एक डिफाइनिंग है। अब आते हैं इसके आगे, ये रहा मेटाबॉलिज्म, उसके बाद ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बाद अब हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे। मेटाबॉलिज्म के बाद सेलुलराइजेशन, सेलुलराइजेशन ज़्यादा एनसीईआरटी भी नहीं लगती, हम डिटेल में तो वैसे भी ज़्यादा नहीं जा रहे। सेलुलराइजेशन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये चौथी डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है लिविंग सेल की, लिविंग बॉडी किसकी बनी होगी, सेल, सेल मिल के बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू मिल के बनाएंगे आपके, और टिश्यू सेल टिश्यू सिस्टम बनाएगा, या कह सकते हैं टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम मिल के बनाएगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिल के बनाएगा। अब ये देखिए यहाँ तक तो आपके यहाँ तक का था भाई, ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्राणी है वो सेल का बना है, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी डिफाइनिंग फीचर मानते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं होता। भाई सेल है, अगर लिविंग सेल है तो लिविंग है या प्लांट है या एनिमल है या बैक्टीरिया है, फंजाई है, कुछ भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक सब किसके बने, सेल के, या सिंगल सेल्ड भी होगा तो भी तो सेल है ना बउआ। तो सेल मिलकर टिश्यू बड़े हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सेल मिलकर टिश्यू मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम सारा मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। अब ये आगे इकोलॉजी में आप चले जाएंगे, लेकिन बात छेड़ दी तो छोड़ूंगा नहीं। ऑर्गेनिज्म मिलके बनाता है पॉपुलेशन, इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा पॉपुलेशन मिलके बनाती है कम्युनिटी मिलके बनाती है आपकी ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी मिलके बनाती है बायोम। अगर इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर इसको, बायोम दिख रहा होगा, बायोम मिलके बनाता है बायोस्फीयर यानी पूरा आपका एटमॉस्फेयर प्लस लिविंग थिंग, प्लांट, एनिमल, एनीथिंग कम्स अंडर बायोस्फीयर, पूरा संसार ब्रह्मांड। तो देखो एक सेल चले थे, अब सेल से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहीं से लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिलके बना होगा एटम मिलके बना होगा
मॉलिक्यूल, ये बेसिक सेलुलर लेवल पे चले गए, एटॉमिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले गए। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर बना हुआ एटम, एटम मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल। अब क्योंकि चूंकि लिविंग की बात करनी है तो सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं। सेल इज अ पैकेट ऑफ केमिकल, इसीलिए कहा जाता है इसका जो जीव द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म इज अ बैटल ऑफ मेटाबॉलिज्म, कुरुक्षेत्र है, मेटाबॉलिज्म की कुरुक्षेत्र है साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसी में साइटोप्लाज्म में ही सेल चलते हैं, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल का बना। जैसे अब आप एटम और मॉलिक्यूल में कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे ये क्या है, ये मार्कर है, इसको इसमें बहुत सारे एटम से मिलके बना है। अब देखिए H2O है, पानी है, ये H क्या है, यहाँ हाइड्रोजन जो है ये एटम है, ऑक्सीजन क्या है, एटम है। लेकिन जब इसको एक साथ मिला दिया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो पूरा मॉलिक्यूल बन गया, यानी वाटर इज अ मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एटम। तो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाया, हमारे सेल, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। फिर ये इकोलॉजी का पार्ट है, किसका, दिस इज पार्ट ऑफ इकोलॉजी। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन देखिए जहाँ भी आप रह रहे हैं, इकोलॉजी दिख नहीं रहा होगा नीचे, मुझे पता है, ये यहाँ से इकोलॉजी का है। आप जहाँ भी रहते हैं, आपके अगल बगल कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़ी, सांड सब होंगे, तो सब मिलके पॉपुलेशन बना रहे हैं, पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी बना रही है, गांव शहर जो हम कम्युनिटी पूरा बायोम बनाती है, लिविंग नॉन लिविंग। आपका तालाब, पोखरा, जंगल, आप, जानवर, जंतु, छोटे बड़े सब वो मिलके पूरा बायोस्फीयर बनाते हैं। छोटी सी शुरुआत की, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप एक शब्द में कह सकते हैं डिफाइनिंग फीचर। फिर नॉन लिविंग के पास सेल नहीं होता, बस बात खत्म। ये बहुत सारे डिटेल में आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में पढ़ाना है, सेल साइटोलॉजी पढ़ेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें डिटेल में जाने से मैं बच रहा हूँ, ठीक है। ये रहा आपका ख़त्म, आपकी चौथी फीचर। अब बचा है आपका एक है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हद तक बता ही दिया क्या होता है। कॉन्शियसनेस क्या होता था, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सर, व्हाट इज़ कॉन्शियस, कोई भी एनिमल कॉन्शियस कैसा है। चौथी प्रॉपर्टी कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर 2 चीज़ें बताई थी, एक था सेंसिटिविटी प्लस दूसरा था आपका रिस्पॉन्स। सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स को मिला दिया जाए तब बनता है आपका कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड इट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। छोटी सी बात मैंने बताया था, कोई भी आपको साउंड आ रही है, आप उसको सेंस किए, उसके प्रति पलटे, देखे, मुड़े, रुके, जो भी किया आपने, वो आपका रिस्पॉन्स रहा। आप कहेंगे सर ये तो एनिमल की बात है, प्लांट कैसे करेगा, प्लांट भी तो लिविंग है, उसको भी तो ये प्रोसेस हो करना होगा। बिल्कुल जाहिर, आइए देखते हैं जब एनिमल प्लांट की बात करें, प्लांट देखते हैं जब लाइट जहाँ इंटेंसिटी पड़ती है, इंटेंसिटी की तरफ बेंड करता है। जैसे आप बहुत बेहतर एग्जांपल ले सकते हो, सूरजमुखी का पौधा, सनफ्लावर, उसका नाम ही पड़ा सूरजमुखी, यानी वो जिधर सूर्य जाता है उधर उसका फेस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सूर्य को देख रहा है, वो लाइट की इंटेंसिटी को देख रहा है, यानी वो लाइट को क्या कर रहा है, स्टिमुलस की, लाइट की स्टिमुलस क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, उसके प्रति मुड़ रहा है, यानी वो उसका सेंसिटिविटी है। तो प्लांट भी लाइट को क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्स भी देते हैं, इसलिए सेंसिटिविटी प्लस रिस्पॉन्सिवनेस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। एक वर्ड में लिख के ख़त्म करो, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एंड रिस्पॉन्ड इट। बस ख़त्म हो गया, यही है आपकी कॉन्शियसनेस। अब बात करते हैं सर ये दिस इज़ अ, भाई जाहिर सी बात है लिविंग के अंदर ही सेंसिटिविटी हो तो वही रिस्पॉन्स करता है, उसे कहते हैं आप कॉन्शियसनेस। अब बात जब ह्यूमन बीइंग की आती है तो ह्यूमन बीइंग अपने प्रति भी अवेयर है, अवेयर टू हिमसेल्फ, इसलिए उसका कहा जाता है कि दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, केवल और केवल ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी, ना कि नॉन लिविंग की है, ठीक है। केवल और केवल किसकी प्रॉपर्टी है, ह्यूमन बीइंग की है, लिविंग की और लिविंग की नहीं। कि भाई सेल्फ कॉन्शियस, एनिमल सेल्फ कॉन्शियसनेस का उसको बेचारे को थोड़ी ना पता होता है। जैसे एनिमल में देखते हैं उसको ये नहीं पता होता, वो अपना खुद जैसे कहीं चल रहा है, उसको कुछ लग गया
तो वो अब खुद नहीं निकाल सकता पैर से, क्योंकि उसको उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो वो सेल्फ कॉन्शियस कहाँ है, उसका क्या लॉस है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, एनिमल को कहाँ पता है क्या उसके अंदर ब्रेन की क्या है लैकिंग, यानी कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस तो है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं, अपने प्रति उजागर नहीं है, अपने प्रति जानकार नहीं है। केवल ह्यूमन बीइंग है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये बात रही, इसलिए इसे डिफाइनिंग फीचर कॉन्शियस माना जाता है। अब उसी में एक बात लिखता है, एक कन्फ्लिक्शन लिखता है, बताइए कोई भी पेशेंट है कोमा में है, ठीक है, अब आप उसको लिविंग मानेंगे नॉन लिविंग मानेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छा भी है भाई, जाहिर सी बात है, उसको हम लिविंग मानेंगे कि नॉन लिविंग मानेंगे, ठीक है। आप सोचिए बताइए। तो आप ये कहेंगे सर पहली बात तो कोमा में जो पेशेंट है उसका ब्रेन कैसा है, डेड है, कोमा की शर्त है, कोई पेशेंट है वो कैसा है, कोमा में, ठीक। कोमा ऐसी कंडीशन है जब ब्रेन एक्चुअली उस समय के लिए टेम्परेरी डेड रहता है, अगर वो सही हो गया तो ठीक, नहीं तो परमानेंट डेड हुआ तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। कोमा में ब्रेन कैसा होता है, ब्रेन डेड होता है, उसके लंग्स एंड हार्ट आर सपोर्टेड बाय मशीन, लंग्स एंड हार्ट्स सपोर्टेड बाय मशीन, जो हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीन होती हैं, लंग्स हार्ट जो है कोमा पेशेंट के अंदर क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं, मतलब मशीन वगैरह लगी रहती तभी वो वर्क करता है, और ब्रेन जो होता है डेड होता है। तो अब बताइए लिविंग है कि नहीं, आइए सोचते हैं कॉन्शियसनेस के लेवल। ये बताइए साहब, आपने प्लांट को भी लिविंग कहा है और कहा है कि वो रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, यानी वो कॉन्शियस होते हैं, वो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये बताइए साहब, प्लांट इसके पास ब्रेन कहाँ है, इसके पास ब्रेन कहाँ है, इसके पास कहाँ है लंग्स, कहाँ है हार्ट, जाहिर सी बात है जो इसमें लंग्स और हार्ट का फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करने का या जो भी रहा, वो अपना अलग अलग जाइलम फ्लोएम में किसी के थ्रू करता है, वो अलग मैटर है। लेकिन जब आप बात लंग्स और ब्रेन की स्पेशली करते हैं, चलिए छोड़ दीजिए लंग्स हार्ट, आप बताइए ब्रेन, इसके पास ब्रेन कहाँ है, प्लांट के पास ब्रेन कहाँ है, तो इसको आप नॉन लिविंग में रख देंगे, नहीं लिविंग में रखें। इसीलिए कोमा पेशेंट को आप अगर ब्रेन के लेवल पे चेक कर रहे हैं, ब्रेन के लेवल में, तो मैं इसको लिविंग ही कहूँगा, क्योंकि ब्रेन के लेवल पे बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट के अंदर भी ब्रेन नहीं होता और उसको लिविंग कहते हैं, तो इसके अंदर नहीं तो भी, लेकिन इसको आप सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं कह सकते। यानी कोमा पेशेंट लाइंग अंडर द मशीन विच इज सपोर्टेड, its heart and lungs is supported by the machine and brain is dead, he can be considered as a living in context of brain, ठीक है। ब्रेन की कंसेप्ट आप कैसे लिविंग है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि सेल्फ ब्रेन डिसाइड ही नहीं कर पाएगा उसका, ठीक है। तो कैसा सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए कहा गया कि कॉन्शियसनेस इज आल्सो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो देखा दो नॉन लिविंग, दो जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं थे और 2-3 थे, कौन कौन से सर, आते मैंने लिखाया था यही चीज़, और उसे देखिए लेक्चर का शुरुआत भी यहीं से और एंड भी यहीं से। ग्रोथ एक प्रॉपर्टी थी, उसके बाद आप देखिए रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद आपने देखा मेटाबॉलिज्म, उसके बाद आपने देखा मेटाबॉलिज्म के बाद आपने देखा सेलुलराइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलराइजेशन कुछ भी लिख लीजिए, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखा, फिर है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस दो चीज़ों से मिलकर बना था, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, पूरा लिख दें, रिस्पॉन्सिवनेस, ये दोनों प्रॉपर्टी अगर है तो कॉन्शियस है। फिर देखा आपने, ये सोचते हैं, पहले ही बता देता मज़ा नहीं आता, आपको खैर पता भी था कौन कौन से होते हैं। इसको डिफाइनिंग मानेंगे कि नहीं, डिफाइनिंग नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको डिफाइनिंग फीचर मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे। आप ये क्यों नहीं था, मैंने बताया था नॉन लिविंग भी शो करते हैं, इसमें लिविंग नहीं शो करते, इसलिए इसको रिप्रोडक्शन क्या जो लिविंग नहीं शो करते उनको नॉन लिविंग रख देंगे, इसलिए इसको नहीं। ये केमिकल के सारे लिविंग बने होते हैं, शो करते हैं सेल से टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सेलुलर से शो करते हैं। कॉन्शियसनेस भी सेंसिटिविटी होती, रिस्पॉन्सिवनेस होती, जितना डिटेल में रहा उसमें मैंने पढ़ाया। आइए 2 मिनट रिवाइज करते हैं। मैंने आते बताया था कि क्या होती है साइंस, क्या होता है लिविंग, व्हाट इज लिविंग, उसके बाद स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, स्टोरी ऑफ लिविंग ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोलॉजी। उसके बाद
मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मेयर साहब, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ट्रिपल क्राउन इसलिए कहा, 3 प्राइज मिला, बाल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, क्राफोर्ड प्राइज इन 1999, he was died in 2004 because he completed the age of 100 year and he was born in 5th July 1904 in Kempten, Germany। आपको ये नहीं याद करना कि कब पैदा हुए कब मरे, आपको याद करना ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी है, 20th सेंचुरी है, बायोलॉजिकल स्पीसीज डिफाइन किया था, जो जियोग्राफी और आपके फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी और निथोलॉजी इन सब पे काम किया था। बहुत महान साइंटिस्ट थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। ये सारी चीज़ खत्म। उसके बाद मैंने बताया व्हाट इज़ लिविंग, सारी चीज़ें हम देखते हैं तो डाइवर्सिटी बहुत सारी हैं, 1.8 कई अब 1.7 से 1.8 मिलियन हैं, यानी 1.7 to 1.8 मिलियन का मतलब 17 से 18 लाख। एक मिलियन में 10 लाख होता है ना, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 17 लाख आ गया, 18 लाख आ गया। इतनी डाइवर्सिटी हमारे पूरे जहाँ पे आप रह रहे हैं है आपकी अर्थ पे। प्लांट की स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, माइक्रोब्स बहुत सारे हैं ना। आप एक चैप्टर ही पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, जैव विविधता। इसलिए कहा लिविंग नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी डिफाइन होने से व्हाट इज लिविंग। 5 प्रॉपर्टी थी। लिविंग कैसे थे, सेल्फ इमर्जिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, बहुत सारी चीज़ें। 4-5 पॉइंट थे, कौन सा था, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलराइजेशन, कॉन्शियसनेस। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या थे, नहीं थे, बाकी सब थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, जो भी सीखा होगा प्योरली एनसीईआरटी है, कोई भी बाहर का नहीं, और एक भी पॉइंट छूटा नहीं है। अगर छूटता है तो आप कमेंट करिए, मोस्ट वेलकम। कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, और बने रहिए बेहतरीन चैनल, विश्वसनीय चैनल उत्सव ऑनलाइन पे। थैंक यू, धन्यवाद।